आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया की लड़ाई को समझने वाले जो हर पल हमारे चारों ओर हो रही है। हमारे पेट में, हमारे खाने में और यहाँ तक कि हमारे दांतों पर भी। ये लड़ाई है अम्ल और क्षार के बीच की। हमारे पास 10वीं कक्षा के विज्ञान के कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन ये जानना है कि इस रासायनिक युद्ध के नियम क्या है, इसके जासूस कौन है और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इसके अपने हथियार हैं, अपनी पहचान है। हम ये देखेंगे कि कैसे हल्दी जैसी साधारण सी चीज एक जासूस का काम करती है और कैसे हमारे किचन में रखा बेकिंग सोडा एक छोटा मोटा रासायनिक चमत्कार है। ये सिर्फ केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया है। तो किसी भी लड़ाई को समझने के लिए पहले दोनों पक्षों को पहचानना जरूरी है। लेकिन अम्ल और क्षार तो अक्सर पानी जैसे ही दिखते हैं, रंगहीन। तो हम पता कैसे लगाते हैं कि कौन क्या है? जाहिर है हर चीज को चक्कर तो नहीं देख सकते। हाँ, वरना प्रयोगशाला में पहला दिन ही आखिरी दिन बन जाएगा। तो यही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है और इसका हल है संकेतक या इंडिकेटर्स। ये वो जासूस हैं जो पाला बदलते ही अपना रंग बदल लेते हैं। मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही हमें एक सिग्नल देते हैं और वो सिग्नल होता है रंग में बदलाव। अच्छा, जैसे लिटमस पेपर स्कूल में हम सबने इस्तेमाल किया है। नीले को लाल कर दिया तो अम्ल और लाल को नीला कर दिया तो क्षार। हाँ, लिटमस सबसे मशहूर जासूस है, जिसे लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। लेकिन प्रकृति के पास और भी कई जासूस हैं, जैसे हल्दी। हम सबने देखा होगा कि अगर कपड़ों पर लगे सब्जी के पीले दाग पर साबुन रगड़ दिया जाए तो वो दाग लाल भूरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर हम घबरा जाते हैं कि दाग और पक्का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि साबुन क्षारीय है। एकदम सही। हल्दी क्षार के संपर्क में आते ही लाल भूरा रंग देती है, लेकिन अम्ल के साथ उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखिए कि आपने अभी अभी एक छोटा सा रासायनिक प्रयोग किया है। वाह! लाल पत्ता गोभी का रस तो और भी कमाल का है। वो अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ हरा हो जाता है। एक मिनट, नोट्स में कुछ ऐसा लिखा है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। घ्राण संकेतक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब हम किसी चीज को सूंघकर बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। ये तो कमाल है। मुझे लगा था केमिस्ट्री सिर्फ रंग बदलने तक ही सीमित है। हाँ, और ये सिर्फ एक अनोखी बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। वो है समावेशी विज्ञान, मतलब इंक्लूसिव साइंस। सोचिए, जो छात्र देख नहीं सकते उनके लिए रंग बदलने वाले लिटमस पेपर का क्या फायदा। सही बात है। यहीं पर प्याज का रस या वनीला एसेंस जैसे गंध वाले संकेतक काम आते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप प्याज के रस या वनीला में कोई क्षार मिलाते हैं तो उनकी अपनी तेज गंध पूरी तरह से गायब हो जाती है, लेकिन अम्ल के साथ उनकी गंध पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह गंध में आए बदलाव से ही अम्ल और क्षार की पहचान हो जाती है। ये सच में एक बेहतरीन सोच है। विज्ञान सबके लिए है। अच्छा, तो प्राकृतिक जासूसों के अलावा हमारे पास लैब में बनाए गए सिंथेटिक जासूस भी हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन। बिल्कुल। फिनोल्फ्थलीन जैसे संकेतक बहुत सटीक होते हैं। ये खुद रंगहीन होता है। अम्लीय घोल में ये पानी जैसा ही रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे ही माहौल क्षारीय होता है ये तुरंत चटक गुलाबी रंग पकड़ लेता है। तो ये एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है ना? अम्ल में कुछ नहीं और क्षार में एकदम से गुलाबी। क्या इसका मतलब है कि ये हमें ये नहीं बता सकता कि कोई शार्क कितना मजबूत है, बस ये बता सकता है कि वो मौजूद है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ उपस्थिति या अनुपस्थिति बताता है, शक्ति नहीं। शक्ति मापने के लिए हमारे पास दूसरे उपकरण हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज नाम का एक और संकेतक है जो अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है। ठीक है, तो हम इन्हें पहचानना सीख गए, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब हम देखेंगे कि ये करते क्या है। नोट्स में इनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जिक्र है और पहली प्रतिक्रिया किसी एक्शन फिल्म सी लगती है, जब अम्ल किसी धातु से मिलता है तब। और ये वाकई एक एक्शन सीन ही है। जब कोई सक्रिय धातु जैसे जिंक किसी अम्ल से मिलती है तो अम्ल उस धातु को घोलना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। और इस हाइड्रोजन गैस की पहचान भी बड़ी दिलचस्प है।
नोट्स में लिखा है कि अगर जलती हुई मोमबत्ती पास लाएं तो पॉप की आवाज आती है। हाँ, ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है। ये एक छोटी सी विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है जो साबित करती है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। ये दिखाता है कि अम्ल कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि सारे अम्ल एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत शक्तिशाली होते हैं और कुछ बहुत कमजोर। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हम सिरका भी खाते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होता है। दोनों अम्ल हैं पर जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि प्रबल अम्ल जैसे हमारे पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl पानी में जाते ही अपने सारे हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ देता है। ये एक ऑल आउट हमला है। वहीं सिरके जैसा दुर्बल अम्ल बहुत शर्मीला होता है, वो अपने कुछ ही आयन छोड़ता है। यही वजह है कि हम सिरका खा सकते हैं लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पी सकते। शक्ति का सारा खेल इस बात पर है कि कोई अम्ल पानी में कितनी आसानी से अपने H+ आयन छोड़ता है। और जब अम्ल धातु कार्बोनेट से मिलता है जैसे संगमरमर या बेकिंग सोडा, तब क्या होता है? तब एक और गैस निकलती है, लेकिन इस बार हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ मिलकर लवण, पानी और CO2 बनाते हैं। और इस CO2 गैस की पहचान ये है कि अगर इसे चूने के पानी से गुजारा जाए तो ये उसे दूधिया कर देती है। अच्छा, ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। हाँ, वही। तो हमने देखा कि अम्ल कैसे धातुओं को घोल सकते हैं और एक पॉप की आवाज के साथ अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है तो एक हीरो भी होता है, या यूं कहें कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। रसायन की दुनिया में अम्ल का जवाब है क्षार। एकदम सही कहा। क्षार अम्ल से बिल्कुल विपरीत हैं। स्वाद में कड़वे, छूने में साबुन जैसे चिकने। जहां अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं, वहीं क्षार पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इनकी प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प हैं। जैसे नोट्स में लिखा है कि अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये क्या होता है? अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड असल में छुपे हुए अम्ल होते हैं। उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो जब कोई क्षार जैसे चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये भी एक तरह की अम्ल क्षार प्रतिक्रिया ही होती है, जिससे लवण और पानी बनता है। अच्छा, तो इसी वजह से CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक लवण बनता है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक बड़ी लड़ाई? लड़ाई से ज्यादा इसे एक तरह का रासायनिक सुलह कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अम्ल का बेचैन और प्रतिक्रिया करने को तैयार H+ आयन क्षार के शांत OH- आयन से मिलता है। दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत को खत्म कर देते हैं और पानी मतलब H2O बना लेते हैं, जो एकदम न्यूट्रल या उदासीन है। और पीछे क्या बचता है? तो बाकी के आयन बचते हैं, वो मिलकर लवण यानी सॉल्ट बना लेते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार हमें देता है लवण और पानी। ये केमिस्ट्री की सबसे मौलिक और खूबसूरत प्रतिक्रियाओं में से एक है। तो इस पूरी लड़ाई का एक नियम कायदा भी तो होगा। हम कैसे मापते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय है? यहीं पर pH स्केल आता है ना? बिल्कुल। pH स्केल इस रासायनिक युद्ध का स्कोर बोर्ड है। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, यानी ना अम्ल ना क्षार, जैसे शुद्ध पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे, घोल उतना ही अम्लीय और शक्तिशाली होता जाएगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही क्षारीय। और ये स्केल सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये तो हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रहा है। हाँ, जैसे हमारे पेट में। हाँ, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो बहुत ज्यादा अम्लीय है। ये भोजन को तोड़ने और कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो एसिडिटी महसूस होती है। सही। और तब हम कोई एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटासिड असल में एक क्षार है जो पेट में जाकर इस अतिरिक्त अम्ल के साथ सुलह यानी उदासीनीकरण कर लेता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक नियंत्रित उदासीनीकरण प्रक्रिया है जो हमारे पेट में होती है। एक और उदाहरण हमारे मुंह में है। सोचने वाली बात है कि दांत चीनी से नहीं बल्कि एसिड से गलते हैं। चीनी तो बस बैक्टीरिया का खाना है। अच्छा,
तो बैक्टीरिया चीनी को दावत की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और दावत के बाद वे लैक्टिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ते हैं। यही एसिड हमारे दांतों के सबसे मजबूत हिस्से इनेमल पर हमला करता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो ये रासायनिक युद्ध शुरू हो जाता है और दांत गलने लगते हैं। इसीलिए ज्यादातर टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं। हाँ, ताकि वे इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। वाह! तो जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो हम असल में अपने मुंह में एक रासायनिक शांति समझौता कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं लवण की। आपने कहा कि अम्ल और क्षार की सुलह से लवण बनता है। क्या सारे लवण साधारण नमक NaCl की तरह उदासीन होते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुलह कराने वाले अम्ल और क्षार कितने मजबूत है। इसे एक रस्साकशी की तरह सोचिए। अगर एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो मुकाबला बराबर का होता है और बनने वाला लवण उदासीन होता है, जैसे NaCl। ठीक है। लेकिन अगर अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल तो अम्ल का प्रभाव थोड़ा सा रह जाता है और लवण अम्लीय प्रकृति का बनता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड। और इसका उल्टा भी सच होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर क्षार प्रबल हो और अम्ल दुर्बल तो क्षार की जीत होती है और लवण क्षारीय बनता है, जैसे सोडियम एसीटेट। चलिए अब कुछ ऐसे ही लवणों को देखते हैं जो जासूस बनकर हमारे घरों में, खासकर हमारी रसोई में छिपे हुए हैं। शुरुआत करते हैं बेकिंग सोडा से। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम सब ने कभी ना कभी घर पर केक बनाया होगा जिसमें बेकिंग सोडा ज्यादा हो गया हो। उसका स्वाद कैसा, साबुन जैसा कड़वा सा लगता है? हाँ, लगता है। वो इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा जो खुद एक हल्का क्षार है, गर्म होकर सोडियम कार्बोनेट नाम का एक और क्षार बना देता है। लेकिन इसका काम तो केक को फुलाना है ना? हाँ, जब इसे गर्म किया जाता है या ये किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यही गैस के बुलबुले केक या ब्रेड में फंसकर उसे नरम और स्पंजी बना देते हैं। और क्योंकि ये हल्का क्षार है, इसका इस्तेमाल एंटासिड के तौर पर भी होता है। नोट्स में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताया गया है। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। यह एक बहुत आम गलतफहमी है। बेकिंग पाउडर असल में एक मिश्रण है। उसमें बेकिंग सोडा तो होता ही है, साथ में एक हल्का खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक एसिड भी मिला होता है। इसका मकसद वही कड़वे स्वाद की समस्या को हल करना है। अच्छा, जब आप बेकिंग पाउडर को गीले आटे में मिलाते हैं तो उसका क्षार और अम्ल आपस में ही प्रतिक्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं और साथ ही एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे कड़वा स्वाद नहीं आता। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा पर। इसका असली नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाँ, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। डेका मतलब 10। इसमें पानी के 10 अणु क्रिस्टल की संरचना में स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। इसे क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। इसका मुख्य काम कपड़ों की सफाई और पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना है, जिससे साबुन बेहतर झाग दे सके। और आखिर में ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्लोरीन की गंध और सफेदी आ जाती है, और सही भी है। इसका असली हीरो क्लोरीन ही है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने के पानी को कीटाणु रहित करने और कपड़ा और कागज उद्योग में रंग उड़ाने वाले एजेंट के तौर पर होता है। यह एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो रंग पैदा करने वाले अणुओं को तोड़ देता है। तो आज हमने अम्ल और क्षार के बीच की इस अदृश्य लड़ाई को समझा। हमने उनके जासूस यानी संकेतकों से मुलाकात की, उनकी ताकत और कमजोरियों को pH स्केल पर मापा और देखा कि कैसे उनकी सुलह यानी उदासीनीकरण से बनने वाले लवण हमारे घरों में ही मौजूद हैं। बिल्कुल, यह दिखाता है कि रसायन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, यह हर जगह है। हमारे शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं में, हमारे भोजन के स्वाद में और हमारे घर को साफ रखने वाले उत्पादों में। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया के कामकाज को एक गहरे स्तर पर सराहने का मौका देता है। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही आकर्षक बात का उल्लेख है। जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो वो दूधिया हो जाता है, लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते रहें तो वो दूधियापन गायब हो जाता है, क्योंकि घुलनशील पदार्थ बन जाता है। इसका मतलब है कि एक ही पदार्थ CO2 पहले एक चीज बनाता है और फिर उसी को खत्म भी कर सकता है, बस मात्रा का फर्क है।
तो सवाल ये है कि क्या हमारे आसपास ऐसी और भी सामान्य रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जहां मात्रा बदलने पर प्रभाव पूरी तरह से उलट जाता है? इस पर सोचिए।